क्वेश्चन के साथ आपको एक्सटेंड करूंगा और मुझे 20 मिनट चाहिए। तो इस तरह से हम अगर बात करते तो कोई भी आदमी सोचता है आदमी इतना कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है, चलो ठीक है यार, जीवन में कहीं 10-20 मिनट का कहाँ कोई प्रॉब्लम है, आजा यार दोस्त, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसको मैंने क्या बोला, 10 मिनट के बाद अगर बकवास लगा मैं खुद बंद करके चला जाऊंगा। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट फैमिली वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अब जब हम उसके सामने बैठे हैं ना, उस समय हमें उसके साथ शुरुआत कहाँ से करनी है। सर आज मैं आपके सामने अगर यहाँ पर बैठा हूँ तो आई विल डिस्कस अबाउट फैमिली वेलफेयर इकोनॉमिक्स। मैं बात करने वाला हूँ फैमिली वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में। देखो शब्द सुनना अच्छा लगता है ना, जब ऐसी कोई बातें हम पार्टी के सामने करते हैं तो पार्टी को भी लगता है यार चलो कुछ बातें सीखने को मिलती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में सीखने को मिलती है। जिस चीज का आप यहाँ पर चार्ज दे के सीख रहे हो उसको तो फ्री में ही मिल रहा है ना। आपके माध्यम से जो चीज मैं आपको 1000 रुपीज लेके, राइट, हजारों रुपए लेके मैं आपको सिखाता हूँ, वो चीज एजेंट पार्टी को तो फ्री में देता है। तो आप उसको ये चीज बता सकते हैं कि मैं सर आपको जो चीजें सीखा हूं, जिसके लिए मैंने थाउजेंड्स ऑफ रुपीज मैंने स्पेंड किए, जो आपको मैं यहाँ पर देने वाला हूँ, और वो मैं दूंगा फैमिली वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ डिस्कशन करने आया हूँ। सर यू मस्ट हैव हर्ड नेम ऑफ फेमस इकोनॉमिस्ट मिस्टर एडम स्मिथ। सर एडम स्मिथ का नाम आपने सुना तो होगा ही, सुना होगा तो बोलेगा हाँ सुना है, नहीं सुना होगा तो उसको लगेगा कोई महान व्यक्ति होगा, और है महान व्यक्ति ही हो गए, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हो गए। तो उनके बारे में मैं कुछ बातें बताने वाला। देखिए ये शुरुआत में जब आप पार्टी के सामने बैठे हैं और शुरुआत हुई है, कितनी इफेक्टिव शुरुआत लगेगी जरा सोच के बताओ। आप किसी के भी सामने फैमिली वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात करने आया हूँ सर, आपने बहुत बड़े दुनिया के सबसे, जिसको हम बोल सकते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के फादर जिसको माना जाता है, ऐसे एडम स्मिथ की कुछ बात मैं आपके सामने यहाँ पर करने आया हूँ। बोलो क्या है, उत्सुकता। याद करो बेसिक कोर्स में क्या बोला था, आपको क्या होना चाहिए प्रेजेंटेशन के दौरान, क्या होना चाहिए, उत्सुकता होनी जरूरी है। तो उत्सुकता पैदा हो रही कि नहीं हो रही है जरा सोचना। ये प्रेजेंटेशन है ना पूरा परफेक्टली साइंटिफिकली फिट करके आपके सामने बनाया। ये पूरी पीपीटी मैं आपको दूंगा, जो आपको पार्टी के सामने मोबाइल के ऊपर में आपको दिखाना है, या तो अगर आपको लैपटॉप पे दिखाना, बड़े आसानी से मस्त तरीके से उसको दिखा सकते हैं। सेम टू सेम स्लाइड्स आप एज इट इज उसको दिखा सकते हैं। सर ही इज अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट। वो स्कॉटिश के, मतलब स्कॉटलैंड के, स्कॉटिश के इकोनॉमिस्ट, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हो गए सर। 1723 में इनका जन्म हुआ और 1790 में इनका देहांत हुआ। सर इन्होंने अनेकों बुक लिखे हैं, उसमें से द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये बुक इतना पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड कि आज मैं कह सकता हूं कि दुनिया के जितने भी कंट्रीज है, मैक्सिमम कंट्रीज आज एडम स्मिथ के इस बुक के थियरी के ऊपर अपनी कंट्री को चलाते हैं, अपने कंट्री के इकोनॉमिक्स को इस बुक के ऊपर वो लोग चलाते हैं। तो इनके इन बुक के अंदर में जो फैमिली वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में उन्होंने जो बात कही है, जो मैं आपके बीच में यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ। सर एडम स्मिथ थियरी क्या है। ही रोट वन बुक नेम्ड द वेल्थ ऑफ नेशन। एज ऑन टुडे मोस्टली मैनी कंट्रीज फॉलो हिज थियरी। आज दुनिया के, मैंने लिखा है बट ऑलमोस्ट समझ लो दुनिया की जितनी भी कंट्रीज है वो इनकी थियोरी के ऊपर में उनका काम चल रहा है। यू ऑल्सो रोट अबाउट फैमिली, उसमें उन्होंने क्या लिखा है, फैमिली वेलफेयर इकोनॉमिक्स के ऊपर भी उन्होंने एक चैप्टर लिखा हुआ है। हिज थियरी वी डिस्क्राइब विद 4 कॉन्सेप्ट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। तो सर आसान तरीके से आपको समझ में आए एक लेमन लैंग्वेज में, तो यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट आपको दूंगा। उस कॉन्सेप्ट को मैंने नाम दिया है 4C कॉन्सेप्ट। ये 7C मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूँ, राइट, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट पार्टी के लिए कितना बोलना है अपने को, 4C। सो सर ये 4C कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के बीच में अभी रखूंगा। सर मे आई नो अबाउट योर बिजनेस, प्रोफेशन और जॉब। देखो एक एक स्लाइड आपको पता है, आपको एग्जैक्टली वही बोलना है, इसके अलावा कुछ नहीं बोलना है। याद करो मैंने क्या बोला था बेसिक कोर्स में, सीधी बात, नो बकवास।
शायद हमारे प्रेजेंटेशन में ज्यादा बकवास होती है, इसके लिए लोग सुनना पसंद नहीं करते। आप यहाँ पर देखो, यहाँ कब 3 घंटे चले जाते, सच बताना। यहाँ 3 घंटे कब चले जाते पता तक चलता है कि मुझे ही नहीं पता चलता। 3 घंटे कम पड़ जाते हैं मेरे को, फर्स्ट स्लॉट में 3 घंटे होते मेरे को कम पड़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि और आधा घंटा मिलता तो और अच्छी तरीके से और ज्यादा एग्जाम्पल के साथ में कोई ये टॉपिक में कवर करता। तो समय कहाँ निकलता है ना, ऐसे पार्टी को जैसे हम यहाँ कुछ बोलते हैं, आपको समय कैसे निकलता है पता नहीं चलता। आप पार्टी के सामने जब बैठे हो उस समय भी समय कैसे निकलना चाहिए ना, वो पता ही नहीं चलना चाहिए। उसको लगना यार ये एजेंट क्या बात कर रहा है यार, सुनते जाओ इतना अच्छा लगता है। इसी तरह की फीलिंग आपके पार्टी को, जैसे आपको मेरे लिए जो फीलिंग आ रही है वही फीलिंग आपको पार्टी के लिए आनी चाहिए। सर मैं आई नो अबाउट योर बिजनेस। सर आपका बिजनेस है, प्रॉफिट, अभी समझो फर्स्ट टाइम आप मिल रहे हो तो आप उसको पूछ सकते हो। पता है तो आप उसको बोलो कि सर आई नो कि यू आर इनटू बिजनेस, आई नो यू आर इनटू प्रोफेशन, यू आर इनटू जॉब, जो भी है। तो पता है तो क्लियर करो, नहीं पता है तो आप वहां पर उसको क्वेश्चन पूछो। समझ लीजिए कि उसने आंसर दिया यस आई एम इनटू बिजनेस, मेरा खुद का व्यापार है, खुद का बिजनेस है। वेल व्हाई यू आर डूइंग बिजनेस? सर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप बिजनेस क्यों कर रहे हो? अगर प्रोफेशन है तो भी सेम सवाल, जॉब है तो भी सेम सवाल। आप जॉब क्यों कर रहे हो? आप प्रोफेशन में क्यों हो? आप बिजनेस कर रहे हो तो क्यों बिजनेस कर रहे हो? आंसर क्या आएगा? ऑफ कोर्स फॉर अर्निंग मनी। सीधी सी बात है यार, पैसा कमाना, हर आदमी पैसा कमाना चाहते हैं, इसीलिए कोई बिजनेस में है, कोई प्रोफेशन में, कोई जॉब कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है। तो हम पैसे कमाने के लिए ये काम कर रहे हैं। वेरी गुड सर। सर देखो अभी मैं आपके सामने टोटल 4C आपके सामने अभी मैं रखने वाला हूँ, राइट? 4C मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। तो फैमिली वेलफेयर इकोनॉमिक्स का एडम स्मिथ जी का पहला C क्या है? पहला C क्या कहना चाहते हैं? सो व्हाट वाज द फर्स्ट थियरी ऑफ वर्ल्ड फेमस इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ? सर फर्स्ट C का मतलब है हम जो भी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशन कर में है, हम ये चीज कर रहे हैं, जो भी व्यापार कर रहे हैं या बिजनेस है या जॉब कर रहे हैं, तो ये जो काम हम जो कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? हम पैसों की जरूरत है इसके लिए, इसको हम क्या कहते हैं? पहला C का मतलब है सर क्रिएशन ऑफ इनकम। व्हाट वी आर डूइंग, इनकम का क्रिएशन कर रहे हैं, इनकम को क्रिएट कर रहे हैं, पैसे को बना रहे हैं हम लोग, राइट? किसके माध्यम से? ये 3 चीजों के माध्यम से, प्रोफेशन से, बिजनेस से या जॉब से। ये 3 ही तरीके से पैसे बनते हैं, राइट? और कोई चौथा तरीका नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर क्रिएटिंग इनकम। हम ज्यादा से ज्यादा समय हम कहाँ पे लगा रहे हैं? इनकम क्रिएट करने के पीछे हम लोग लगाते हैं। तो पहला C जो आता है दैट इज क्रिएशन ऑफ इनकम। सर दूसरा C ये कहता है, सेकंड C एज पर एडम स्मिथ, इनका ये कहना है कि ये जो हम क्रिएशन कर रहे हैं तो किसके लिए क्रिएशन कर रहे हैं? जैसे मैंने पहले भी पूछा सर आप बिजनेस में हो तो क्यों हो? तो आप पैसे कमाने के। व्हाई यू आर क्रिएटिंग इनकम? क्रिएशन क्यों करते हैं हम? इनकम की क्रिएशन क्यों करते हैं? बिकॉज वी हैव फैमिली, बिकॉज वी हैव चिल्ड्रंस, बिकॉज वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड इसका मतलब क्या है कि हमको कंजम्पशन के लिए पैसे चाहिए, घर चलाने के लिए कंजम्पशन के लिए पैसे चाहिए, बच्चों की फीस देने के लिए पैसे चाहिए। सो व्हाई अर्न मनी? हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, बच्चों का एजुकेशन, योर कंफर्ट, योर लग्जरी, माय फैमिलीज लग्जरी, ये सब चीजों के लिए हमें पैसा चाहिए। इसका मतलब क्या है? कंजम्पशन ऑफ इनकम। तो सेकंड C जो है वो क्या है सर? कंजम्पशन ऑफ इनकम। सो फर्स्ट C is creation of income, second C is a consumption of income। इनकम क्रिएट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस इनकम को खर्च करना है, मुझे खर्च करने के लिए पैसा चाहिए, मुझे घर चलाने के लिए पैसा चाहिए। जैसे मैंने कहा कल मेरी वाइफ ने मेरे को बोला आलू लेके आइए 2 किलो, तो 2 किलो आलू खाली हाथ जाता, खाली जेब जाता तो कोई ना देता, पैसे लेके अपने को जाना चाहिए, राइट? सो मुझे पता है मेरे कंजम्पशन के लिए पैसे चाहिए, इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? पहला C क्या करना पड़ेगा? क्रिएशन ऑफ इनकम। लेकिन ये क्रिएशन करते क्यों है?
कंजम्पशन के लिए हम ये क्रिएशन करते हैं, राइट। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चौथा सी क्या कहता है मालूम है? व्हाट इज फोर्थ सी? फोर्थ सी जो कहता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है, एंड दैट फोर्थ सी इज सेइंग, हम जो पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं, उसके बाद जो पैसा बचता है, इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ इनकम, राइट। सो हमारा चौथा सी क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ इनकम। तो जो कुछ हमने इनकम कमाया, हमने इनकम को खर्चा किया, और चौथा सी कहता है उसमें से जो पैसा बचा वो हमने बचाया। सो वी सेव इफ लेफ्ट, अगर पैसा बचा तो हम उसको बचाते, उसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ इनकम, राइट। तो सर देखिए मैंने अभी आपके साथ में 4C के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया, राइट। सो 4C जो मैंने आपको बताए, 4C मैंने आपको बताए, क्या हुआ? अच्छा, थर्ड सी नहीं बताया क्या मैंने? ओ हाँ हाँ, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी सर, आई एम सॉरी सर। हमारे दोस्त एक दोस्त को लिख रहे हैं कि रिपीट कीजिए, मैंने बताया ही नहीं तो मैं रिपीट क्या करूँ? एग्जैक्टली आपको यही गेम खेलनी है। आपको क्या करना है, पार्टी के सामने भी इसी तरह से आपको बोलना है, और पार्टी ने आपको पकड़ा तो समझ जाने का कि पार्टी का ध्यान है। यहाँ पर जितने लोगों ने पकड़ा है ना, मैं मानता हूँ वो लोग बड़े ध्यान से मुझे सुन रहे हैं, और जो लोग नहीं पकड़ पाए ना, उनका ध्यान किधर है मालूम है? वो बीवी के, अरे ये ड्रेस क्या पहना तूने, अरे यार, अरे वो ठीक है सर, अच्छा नहीं लगता ये बाहर जाने के लिए। हाँ मुकेश सर क्या बोल रहे, सुनने दो। ये जिन लोगों ने इस चीज को नोटिस नहीं किया, आपका ध्यान आजू बाजू में कहीं और लगा हुआ है, राइट। आपको भी पता चलेगा आप जब पार्टी के सामने बैठोगे। हाँ, हमारे दोस्तों को लिखते हैं एक्सीलेंट सर, राइट। तो क्या क्या है पता है, पार्टी भी आपको अच्छे से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है पता तो चलना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है ना कि पीपल्स, मेनी पीपल्स, राइट, फिजिकली प्रेजेंट मेंटली एब्सेंट। अपने को पता चलना चाहिए कि कब ये मेंटली एब्सेंट है या मेंटली इसका प्रेजेंस है। तो जानबूझ के मैंने यहाँ पर स्किप किया। आपको भी यही करना है, आपको यही पीपीटी दूंगा तो आप भी तो स्किप ही करोगे। तो आपको भी चौथा है ही नहीं है, चौथा है ही नहीं, मैंने डाला ही नहीं उसके अंदर में, तो सीधा सॉरी तीसरा डाला ही नहीं तो सीधा चौथा ही आ गया। तो पार्टी बोलेगी अरे वो तीसरा क्या था? एक तो देखो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपने भी क्यों कैचअप किया मालूम है? बोरिंग होता तो आप कैच नहीं करते, लेकिन इंटरेस्टिंग जा रहा है तो आपने कैच कर लिया कि अरे यार तीसरा कहाँ रह गया। चलो अभी तीसरे की बात करते हैं। तो अभी हम इसको, जब पार्टी तीसरा स्किप कर जाए, ये नोटिस करती है, तो उस समय पे हम बोलेंगे, अभी देखो यहाँ पर मैंने डाला है, सो सर हैव यू नोटिस वन थिंग। अब सबने नोटिस किया, जिसने नहीं किया, अब वो पार्टी समझो एब्सेंट माइंडेड है, उसने स्किप नहीं किया। मैंने आपको बोला क्योंकि आप तो मेरे दोस्त हो, आपको मेरे भाई हो, आप मेरे हम सफर हो, लेकिन आप पार्टी को तो नहीं बोल सकते ना सर आपका ध्यान है ना थोड़ा इधर उधर लग रहा है सर, आपका ध्यान आपकी बीवी की तरफ लग रहा है सर, सर मैंने तीसरा स्किप कर लिया, अभी उसको तो नहीं बोल सकते ना। तो हम उसको क्या बोलेंगे, अगर उसने स्किप किया, सर हैव यू नोटिस वन थिंग, सर वी हैव मिस्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड सी। सर एक चीज आपने नोटिस किया सर, मैं तीसरा सी स्किप कर दिया सर, पहला बोला दूसरा बोला, क्रिएशन ऑफ इनकम बोला, कंजम्पशन ऑफ इनकम बोला, और उसके बाद में मैंने सीधा चौथा सी बोला, एंड इज अ कंजर्वेशन ऑफ इनकम, राइट। थर्ड सी क्या है? ऑलमोस्ट मेनी ऑफ अस ऑलवेज इग्नोर दिस थर्ड सी। हमेशा सर ये देखा गया है कि तीसरा सी मैक्सिमम लोग, इवन आई कैन से 99% पीपल ये तीसरे सी को इग्नोर ही करते हैं, अपनी लाइफ में से इग्नोर करते हैं। अभी तो मैंने प्रेजेंटेशन में से इग्नोर किया, बट पीपल तो क्या करते हैं, लाइफ से इग्नोर करते हैं ये तीसरे सी को। वेरी फ्यू कैन एबल टू नोटिस अबाउट थर्ड सी मिसिंग। सर यू आर वन ऑफ देम सर। बहुत सारे लोग तो नोटिस तक नहीं करते। मैं बोलता हूँ पहला ये, दूसरा ये, चौथा ये, लोग सुनते रहते।
आपने नोटिस किया सर, वेरी गुड सर, राइट। अगर किसने नोटिस नहीं किया है तो उसको हम क्या बोलेंगे सर? उसको हम बोलेंगे सर आप मुझे सुनने में इतने इन्वॉल्व थे कि मैंने तीसरा सी स्किप कर दिया, आपको पता तक नहीं चला। ऐसा बोलना है ना पार्टी को, ये बोलना, ठीक है। सो वेरी फ्यू कैन एबल टू नोटिस अबाउट थर्ड सी इज मिसिंग। सर तीसरा सी मिसिंग है, बहुत कम लोग इस चीज को नोटिस करते हैं, एंड यू आर वन ऑफ देम। वी नेवर नोटिस्ड अबाउट दैट। जनरली हम लोग इसको इग्नोर ही करते हैं। तो देखिए क्या है, एंड दैट मिसिंग थर्ड सी, ये जो तीसरा सी जो मिसिंग है वो क्या है मालूम है सर? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, हमारी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये तीसरा सी। और ये तीसरा सी है, दैट इज क्रिएशन ऑफ इनकम। फर्स्ट, कंजम्पशन ऑफ इनकम, second, and continuation of income is third, and conservation of income is fourth. देखिए सर, क्रिएशन कर ही रहे हो आप, कंजम्पशन कर ही रहे हो आप, कंजर्वेशन भी कर रहे हो आप, लेकिन मुझे बताइए सर आपके इनकम का कंटिन्यूएशन जरूरी है या नहीं है? कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, जरा सोच के बताइए। और ये कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम, इज इट इम्पोर्टेंट? उसको क्वेश्चन करो सर, इज इट इम्पोर्टेंट सर? इज इट रियली इम्पोर्टेंट? क्या ये सच में इम्पोर्टेंट है? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सच में इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो उसको लगना चाहिए कि ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट और हकीकत है, ये फैक्ट है। हैव यू थॉट ऑफ इट? कभी आपने सोचा सर कि ये जो कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम है, ये इनकम कब खत्म हो सकता है? व्हाट आर द रीजंस? से इसके क्या रीजन हो सकते हैं? वेयर यू आर फ्रॉम फैमिली, वेयर यू आर और योर फैमिली कैन लॉस्ट इनकम, आप या आपका परिवार आपकी इनकम को गंवाएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे लॉस हो सकता है आपके ये जो इनकम की कंटिन्यूटी है, ये टूटने की क्या क्या संभावना है? किससे आपकी कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम ब्रेक हो सकती है? चलो मैं आपको पहले पूछूं, उसके बाद में मैं जवाब दूं। मैं आपको पूछता हूं, आपको भी पार्टी को यही पूछना है कि सब क्या लग रहा है आपको, ये कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम जो है वो बहुत 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 जरूरी है अपने परिवार के लिए, लेकिन सर ये कब ब्रेक हो सकता है? कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम कब ब्रेक हो सकता है? चलो बताओ। यस, सबसे पहले दैट इज 4 रीजन है, मैं आपको बता दूं 4 रीजन है। 4 रीजन है। जो पहली बार कर रहे हैं वो लोग करें, जो तीसरी चौथी बार कर रहे हैं वो लोग को तो मालूम है। यस, फर्स्ट लोगों ने लिखा डेथ, जॉब लॉस, यस जॉब लॉस, बिजनेस लॉस, राइट। देन disability, yes absolutely, disease, death, disability, बराबर है, यस यस यस। चौथा 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 पेंडेमिक सिचुएशन, ठीक है, यस। निकिता जी लिख रही है लॉकडाउन नहीं, रिटायरमेंट, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, रिटायरमेंट। ये बराबर है, राइट। तो देयर इज 4 रीजंस। देखो आप लोगों ने यहाँ पर 150 लोगों ने मिलके 4 जवाब दिए, वहां पर एक ही आदमी बैठा है, तो वो एक आदमी शायद ये 4 में से 1 या 2 ही रीजन बता पाएगा, 4 के 4 रीजन कोई नहीं बता पाएगा। और वहां पर अभी हम बोलेंगे देखिए सर, देयर इज 4 रीजंस, 4 मेजर रीजंस वी हैव फाउंड कि जहां पर आपकी इनकम की कंटिन्यूटी जो है वो टूट सकती है, खत्म हो सकती है या ब्रेक हो सकती है टेम्पररीली। तो ये कौन से 4 रीजन है? सबसे पहला रीजन है सर जॉब और बिजनेस का लॉस। आपका जॉब चला गया, आपका बिजनेस चला गया, आपकी इनकम का लॉस हो गया, फर्स्ट रीजन है। सेकंड रीजन है सर डेथ। सेकंड रीजन इज
डेथ, थर्ड रीजन इज डिसेबिलिटी। कोई हादसा हो गया, हाथ कट गया, पैर कट गया, पैरालिसिस हो गया, राइट? सो दैट इज थर्ड रीजन इज अ डिसेबिलिटी। देखिए, आज तक सच बोलो, हम लोगों ने क्या किया है? पार्टी के पास गए, हम खुद ही सब बताते गए, अपने आप ही सब बताते गए, सर ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। यहाँ इंटरेक्शन किया मैंने उसको पूछा, कितना सुंदर क्वेश्चन है ना, कि सर आपकी कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम आपके परिवार के लिए कितनी जरूरी है? जरूरी है। कितनी जरूरी है? बहुत जरूरी है। सर बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। पार्टी बोलेगा बहुत 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 जरूरी है। एब्सोल्युटली राइट सर। क्या आप बता सकते हैं सर ये कंटिन्यूटी ऑफ इनकम ब्रेक होने के रीजन क्या है? देयर इज 4 मेजर रीजंस। कैन यू टेल मी सर? पहला तो दैट, राइट? देखो, आज तक हम बोलते थे कि सर आप मर गए, इनकम बंद हो जाएगा, पैसा नहीं आएगा, ये सब हम बोल रहे थे। ये हम क्या कर रहे हैं? पार्टी से बुलवा रहे। एक्चुअली ना, जो स्मार्ट सेल्समैन होते हैं ना, जो एक्सपर्ट सेल्समैन होते हैं ना, वो हमेशा इंटरेक्शन में सामने वाले के मुंह से उसको जो सोचना है और उसको जो बोलना है और उसको जो सामने वाले को सोचवाना है, उसके मुंह से निकलवाता है। जब आप उसके मुंह से निकलवाते हो ना, तो वो आदमी रियलाइज करता है, उस चीज को रियलाइज करता है, उस चीज को महसूस करता है। जब वो खुद मुंह से जब बोलता है ना, तो इसका मतलब वो कभी भी एब्सेंट माइंडेड नहीं हो सकता। आप अगर ये बोलोगे सर आप मर जाओगे तो आपके परिवार का, वो एब्सेंट माइंडेड हो गया है, उसका ध्यान कहीं और है, कुछ असर नहीं होगा। लेकिन जब वो बोल रहा है, तो वो एब्सेंट माइंडेड कभी भी नहीं होता, राइट? ये असर आता है। इसके लिए बहुत, मैंने बोला ना, साइंटिफिकली एकदम परफेक्टली मैंने आपको यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन मैंने आपके सामने रखा हुआ है। सो दैट इज डिसेबिलिटी। एंड फोर्थ, ये ना जनरली लोग नहीं बताते। यहाँ पर भी जो 2-4 दोस्तों ने बताया ना, आई एम डैम श्योर ये लोग रिपीटर होंगे, वरना ये चौथा रीजन है ना, लोग बता नहीं पाते। चौथा मेजर रीजन आता है सर, योर रिटायरमेंट। अब 60 साल के हो गए, नौकरी कर रहे हो, नौकरी से निकाल दिया गया, कंपल्सरी रिटायरमेंट। मैंने बोला ना, अभी मेरी दीदी 60 क्रॉस हो गए, चलो रिटायरमेंट ले लो, अभी कंपल्सरी। हेल्दी है, वेल्दी है, फर्स्ट क्लास हेल्दी है, और 10-15 साल काम कर सकती है, लेकिन नॉट अलाउड। सो ये जो है, ये रिटायरमेंट, ये चौथा रीजन आता है, राइट? सो 4 मेजर रीजन, डेथ, डिसेबिलिटी, जॉब लॉस, बिजनेस लॉस, एंड फोर्थ थिंग इज रिटायरमेंट। अब देखिए, इसमें मजे की बात क्या है मालूम है सर? कोई कंट्रोल है क्या इसके ऊपर? ये 4 चीज है, इसके ऊपर कोई कंट्रोल है क्या? आउट ऑफ 4 ओनली 1 इज इन योर कंट्रोल। 4 में से सिर्फ एक ही ऐसी चीज है जिसके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल हो सकता है। आउट ऑफ 4, 3 लॉस इज परमानेंट। मैंने एनालिसिस किया है, 4 में से एक के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है, 4 में से 3 लॉस जो है वो परमानेंट लॉस है। कौन सा? डेथ, परमानेंट लॉस, राइट? जॉब, बिजनेस लॉस इज टेम्पररी। जॉब लॉस हुआ या बिजनेस लॉस हुआ, ये टेम्पररी है एंड कैन बी अंडर योर कंट्रोल। क्योंकि देखो, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते ना, आप नौकरी थोड़ी दिलाओगे उसको। आप उसका बिजनेस लॉस में हो रहा है तो प्रॉफिट में तब्दील करके आप थोड़े दोगे, तो आपके हाथ में भी नहीं है, ये उसी के हाथ में है। सो जॉब बिजनेस लॉस इज टेम्पररी, ये है भी तो क्या है, ये टेम्पररी लॉस है, एंड कैन बी अंडर योर कंट्रोल, और ये आपके कंट्रोल में है। बट व्हाट अबाउट डेथ?
बट डेथ का क्या, डिसेबिलिटी की का क्या, परमानेंट डिसेबिलिटी का क्या, परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, हाथ कट गया, क्या करोगे, खत्म हो गया, मामला ही खत्म, परमानेंट गया हो। सो फर्स्ट थिंग इज डेथ, कंट्रोल में नहीं है। परमानेंट डिसेबिलिटी, ये भी कंट्रोल में नहीं, कंट्रोल में होती तो होता ही नहीं ना, राइट। तीसरी चीज रिटायरमेंट, ये भी तो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप कितना भी कोशिश करो, उम्र उम्र का काम करने वाला है। एक्चुअली मजे की बात बताऊं, मेरी सिस्टर 58 की है, रिटायरमेंट 60 में है, लेकिन 60 में उसका रिटायरमेंट आ गया, 60 की है नहीं अभी। क्यों मालूम है? क्योंकि उसके बर्थ सर्टिफिकेट में गलती से 2 साल अर्ली लिख दिया था, इसके लिए कंपलसरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। कह के भी कुछ नहीं होता है, वो ये बोल भी नहीं सकती है मैनेजमेंट को, ये उसको मालूम है मैं मैनेजमेंट को बोल के भी क्या करूंगी। मैनेजमेंट किसके ऊपर काम कर रहा है? मैनेजमेंट तो सीधी सी बात है, सर्टिफिकेट के ऊपर काम कर रहा है। बोले आपके बर्थ सर्टिफिकेट में ये ईयर है, हमारे हिसाब से आप 60 के हो गए। सिस्टर है 58 की, लेकिन 60 की, पेपर पे 60 की है रिटायरमेंट। सो ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है। सो रिटायरमेंट इज ऑल्सो नॉट इन योर कंट्रोल। तो ये तीन चीज जो है ना सर, ये बियॉन्ड योर कंट्रोल है। ओनली वन थिंग इज इन योर कंट्रोल, जॉब लॉस हो गया, दोबारा मिल जाएगा, कंट्रोल में है। जनरली मैं इसके ऊपर मैं ये बोलता हूँ कि सर जॉब लॉस हुआ है, आपका अनुभव लॉस नहीं होता है, और आपकी डिग्री का लॉस नहीं होता है। आपने जो डिग्री किया है, आप अगर इंजीनियर है तो इंजीनियर की डिग्री कोई आपसे छीन नहीं सकता है। तो अगर ये इंजीनियर की डिग्री आपके पास है और 12 साल का अनुभव आपके पास है, तो दुनिया में कई ऐसी कंपनियां हैं जो आपको हायर करने ही वाली है, अब कर लेगी। सो जॉब लॉस इज ए टेम्पररी, जॉब लॉस इज इन योर कंट्रोल। बिजनेस लॉस, कुछ लोग बिजनेस में लॉस करते हैं, टेम्पररी है, वो आदमी ऊपर के आ जाता है। अभी की बात करूं मैं, कल हमारे सोसाइटी में कोई एक कपल है, तो कल शाम को हम वॉक कर रहे थे सोसाइटी में, तो उस समय पे अचानक से उस कपल को मैंने देखा, मैंने हाय किया, स्माइल दिया, और मैंने वाइफ को पूछा कि ये तो बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस किया था, अभी इनका स्टेटस क्या है? आई वॉज सरप्राइज्ड, सीरियसली, कल की बात है, आई वॉज रियली सरप्राइज्ड। मेरी वाइफ बोलती है अभी तो वापिस ऊपर के आ गए, और अभी क्या किया उन्होंने जो फ्लैट बेच दिया था और भाड़े पे रहते थे, हमारे सोसाइटी में पहले एक फ्लैट था, वो बेच दिया और फिर भाड़े पे रहना उन्होंने शुरू किया। यहाँ तक कहानी मुझे मालूम थी। वाइफ बोलती है उन्होंने अभी वापिस 2 साल के अंदर में तो इतना वापिस कमबैक किया कि अपनी सोसाइटी में 2 जोड़ी के फ्लैट खरीदे। पहले एक था और वो भी बेच दिया था बिजनेस लॉस की वजह से। 3 साल के अंदर में वापिस 2 फ्लैट खरीदे उन्होंने, मतलब 6 करोड़ का फ्लैट खरीदा। और बोले अभी मर्सिडीज भी लिया उन्होंने, और वो भी एम क्लास का मर्सिडीज लिया जो 1.25 करोड़ के आसपास में आता है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, सीरियसली? यस, जब भी उन्होंने वो फ्लैट बेचा था तभी नाम बहुत खराब हुआ था, ये बिजनेस में लॉस कर दिया, ये कर दिया, लोगों के पैसे खाए, ये हुआ, फलाना हुआ, जो भी व्हाटएवर। लेकिन 3 साल के अंदर में तो वापस कमबैक कर दिया उन्होंने। तो कहने का मतलब बिजनेस इज इन आवर कंट्रोल, जॉब इज इन आवर कंट्रोल। ये सारी चीजें जो है, प्रोफेशन अभी हो सकता है थोड़ा नुकसान, अभी भी इंश्योरेंस एजेंट फॉर एग्जांपल, ये पेंडेमिक सिचुएशन थोड़ा लॉस है, सीख रहे हो, सीखोगे, आगे बढ़ोगे, ये सब सिचुएशन जाएगी, वापस जबरदस्त बाउंस बैक करेंगे, कम बैक मारेंगे यार। कुछ लोगों ने तो हमारे ये ऑनलाइन सेशन की वजह से पेंडेमिक सिचुएशन के पहले जितने पैसे कमाते थे उससे अधिक पैसे अब कमा रहे। उसी में हमारे उमेश सिंह यहाँ पर ये तीसरी बार एडवांस कोर्स करने ऐसे ही नहीं बैठे हो, वो कभी चैटिंग होती है, कभी उनका मैसेज आता है, उमेश जी मेरे को लिखते हैं कि रितेश भाई पहले पेंडेमिक सिचुएशन नहीं था लेकिन नॉलेज भी नहीं था ना, तो उसी की वजह से बहुत सारी चीजों का लॉस किया हमने। अच्छा हुआ कि सिचुएशन आया, ऑनलाइन सेशन हुए, इसके लिए हम अभी आपके सेशन को अटेंड कर रहे हैं। तो ये सब टेम्पररी, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये सब चीजें टेम्पररी है। बट परमानेंट क्या है? तो ये 3 चीजें
परमानेंट है, डेथ परमानेंट है, डिसेबिलिटी परमानेंट है, रिटायरमेंट है। अभी रिटायरमेंट बिजनेसमैन बोल सकते हैं कि रिटायरमेंट परमानेंट, यस ऑब्वियसली। देखिए, भले मैं जॉब में नहीं हूं, आई एम इनटू बिजनेस, लेकिन अगर मेरा शरीर ने साथ छोड़ दिया काम करने का, तो मैं कितना भी कैपेबल रहेगा, मैं काम नहीं कर पाएगा। और 60 के बाद में बॉडी कमजोर बनता है, ये एक नेचुरल एक प्रोसेस है। जितना समय हम यंग एज के अंदर में दे सकते हैं, उतना समय हम 60 के बाद 70 के बाद हम काम के लिए नहीं दे सकते। अपना दिमाग भी काम करना थोड़ा थोड़ा डल हो जाएगा, थोड़ा डिम हो जाएगा। तो ये चीजें हम पार्टी को बता सकते हैं। अब देखो, आपने ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर कौन से पॉइंट पे आपको रुकना है, ये एक चीज स्किप हो गया, राइट मेरा। यहाँ पे आपको रुकना है, देखिए ये इस पॉइंट पे रुकना है। ये कौन सा है? फोर्थ सी, यहाँ पे रुकना है। अब ये फोर्थ सी आपने दिखा है, कंजर्वेशन ऑफ इनकम। और फिर बाद में हमने जब चौथा सी बोला, पार्टी ने रुकाया, पार्टी ने आपको बोला कि अरे आप तीसरा सी मिस कर गए। तो सर ये तीसरा सी क्या है? दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम। सर यहाँ पे मेरे 10 मिनट कंप्लीट हो रहे हैं। क्या आप जानना चाहोगे कि आपकी इनकम कंटिन्यू कैसे रह सकती है, क्या करने से रह सकती है? इस विषय में मैं अगली 10 मिनट आपसे चाहता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो मैंने बोला था ना 20 मिनट में 10 मिनट के बाद मैं ब्रेक लूंगा, तो 10 मिनट के बाद आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन करना है। तो सर कैन आई कंटिन्यू? अब उसको उसकी इनकम को कंटिन्यू करना है, तो क्या बोलेगा? यार प्लीज 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 गो अहेड मुकेश भाई, नो इश्यू नॉट एट ऑल, मैं बैठा हूँ, आपको सुन रहा हूँ, बोलिए। ये इस पॉइंट के ऊपर में आपको करना है, राइट। सो कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम के ऊपर करना है। यस। अब देखिए कैसे ये वर्क होगा सर, हाउ इट वर्क्स। कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम किस तरह से वर्क होगा? देखिए सर, फॉर्मूला फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम का क्या है, आपको भी करना है, आप कर लो, है ना। ये फॉर्मूला आप अभी अपने पेपर के ऊपर में लिख लेना। स्लाइड्स तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ कैलकुलेशन करना है। योर एनुअल इनकम, कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम का फॉर्मूला क्या है? योर एनुअल इनकम, सर आपका एनुअल इनकम, सालाना जो इनकम है, मल्टीप्लाई बाय 100। आप लोग करो जरा, आपका भी, आपका एनुअल इनकम क्या है? LIC के साथ और कोई बिजनेस कर रहे हो, सब मिला के आपका एनुअल इनकम कितना है? तो आप लिखो 10 लैक्स है तो 10 लैक्स लिखो, 6 लैक्स है, 3 लैक्स है, 30 लैक्स है, 1 करोड़ है, जो भी है आप लिखो। लिखा ना पेपर में? और लिखो एनुअल इनकम मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 6। जो फिगर आया, दिस शुड बी योर लाइफ इंश्योरेंस। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, टेक वन एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप अपना खुद का लिखो। 12 लाख इनकम है किसी का, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 6, तो 2 करोड़ आ रहा है। तो इसका मतलब जो महीने का लाख रुपया कमाता है, जिसकी सालाना इनकम 12 लैक्स है, he must insured with minimum 2 CR, कम से कम 2 करोड़ से वो अपने आप को इंश्योर्ड करना चाहिए। इससे क्या होगा? उसकी कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम जो है वो चालू रहेगी, उसके एब्सेंस में भी ये इनकम चालू रहनी चाहिए। चलो मैं यहाँ पर जरा पूछना चाहूंगा किसका क्या फिगर आया। चलो एग्जैक्ट फिगर जरा बताओ मुझे, आपके फिगर जरा चैटिंग करो दोस्तों, कितना आया आपको? यस यस यस, हाँ शिवराज जी लिख रहे हैं 60 लैक्स। यस, उमेश सिंह 4 करोड़, प्रशांत जी 1 करोड़, प्रकाश जी 4 करोड़, यस, रामशरण 4 करोड़, 90 लाख कपिल जी 1 करोड़, बिरपल, योगेश 1.4,
1.44, राइट, कार्की जी 60 lakhs, दीक्षित जी, विट्ठल जी 1.3 करोड़, ठीक, चलो वेरी गुड, राइट। सो कोई 2 करोड़ है, 2.5 करोड़ है, 75 लाख है, 1 करोड़ 15 लाख है, 1 करोड़। अब मेरा आपको सवाल है, आपका इतना इंश्योरेंस आपका खुद का है क्या, या इससे ज्यादा जो फिगर निकला इससे या इससे ज्यादा आपका इंश्योरेंस है क्या? तो यस लिखो, नहीं तो नो लिखो। नो, 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 यस। बीच में एक यस आया, बीच में एक यस है, बहुत फास्ट रोलिंग है, नाम नहीं पढ़ रहा हूं, बट एक ही यस आया कि जिसका फिगर जो निकला उससे ज्यादा उनका इंश्योरेंस है। मैक्सिमम लोगों का नो आ रहा है। इट मीन्स यू आर ऑल्सो अंडर इंश्योर्ड। है इंश्योरेंस एजेंट, बेसिक कोर्स किया है, सब सुना है, लेकिन फिर भी प्रॉपर कितना होना चाहिए आज आपको कैलकुलेशन मिल रहा है। एक प्रॉपर कैलकुलेशन मैंने आपको दी कि इतना इंश्योरेंस, आज तक शायद आपको भी समझ में नहीं आ रहा था ना कि कितना इंश्योरेंस किस उम्र में हमको पार्टी के सामने देना चाहिए। देखो मैं कुछ इसी तरह की स्टडी वो जो इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में लेके आ रहा हूं, वो लेकिन क्या होगा, वो उसकी इनकम के ऊपर होगा। अभी मैं इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं, कितने एज में कितनी इनकम में कितना पैसा उसने कहां कहां परसेंटेज वाइज बचाना चाहिए। पूरा 6 घंटे का सेशन। आई वुड लव टू शेयर एवरीथिंग ओवर हियर बट नॉट पॉसिबल, राइट। क्योंकि आज के सब्जेक्ट आप समझ रहे हो कितने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आज के ऑलरेडी चल रहे हैं, तो वो चीज उसमें क्या सीखना आपको समझ में आना चाहिए कि उसमें मैं ये चीज सिखाने वाला। तो अभी आपको हाँ मैं फॉर्मूला बताऊंगा ना आपको कि कौन से बेसिस के ऊपर मैंने फॉर्मूला लिया है। मैं जब बोलूंगा ना कि फॉर्मूला कौन से बेसिस पे लिया, आप लोग हंसोगे। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, राइट। So it is nothing, it is very simple formula. एनुअल इनकम मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 6 का मतलब क्या है मालूम है? ये जो 6 है ना, ये 6 आज का मैंने बैंक इंटरेस्ट पकड़ा हुआ है। So it is a reverse calculation, it is reverse calculation of my monthly income। अगर 6% बैंक में रखा जाए तो मेरे पास कैपिटल कितना होना चाहिए? इट इज रिवर्स कैलकुलेशन। मैंने बोला था आप लोग हंसोगे, पर जैसे आपको ना समझ आया ना, वैसे पार्टी को भी नहीं समझ में आएगा कि कैलकुलेशन है। बट यस, इट्स अ फॉर्मूला एंड इट्स अ फैक्ट। फॉर्मूला फॉर्मूला है, इट्स एब्सोल्युटली राइट फॉर्मूला। देखिए 2 करोड़ रुपए, अब मैं आपको अच्छे से समझाऊं, ये जो 2 करोड़ है ना, ये 2 करोड़ रुपए अगर बैंक में डिपॉजिट अगर रख लिए तो 6% आज रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 2 करोड़ का 6% कितना हो गया? 12 लाख रुपया हो गया ना मेरे भाई। तो इसका मतलब क्या है कि रिवर्स कैलकुलेशन ऑफ मैंने कैपिटल यहां पर दे दिया। पार्टी को अच्छा लगेगा आप कोई फॉर्मूला दे रहे हो, बहुत होशियार और समझदार पार्टी होगी, पूछेगी तो उसको बताना सर सिंपल कैलकुलेशन है, इट्स वेरी सिंपल कैलकुलेशन, कि आपका एनुअल इनकम को अगर रिप्लेस अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा सर। तो आज का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, तो 2 करोड़ रुपए का अगर हमारा कैपिटल है तो वो 2 CR जो है वो अगर बैंक में रख दिया तो 12 लाख रुपीज, मतलब 1 लाख रुपीज मंथली के हिसाब से 12 लाख रुपीज इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा। इन फ्यूचर में अभी ऑलरेडी यहाँ पर ये 6 का 5%, 4%, अभी भी ठीक है अपन 6 ले सकते हैं। जैसे परसेंटेज कैलकुलेशन चेंज होगा, अगर बैंक इंटरेस्ट 4% हो गया, देन विल पुट 4% ओवर हियर, और 4% से जो निकल के आ जाएगा उस हिसाब से तुमको करना पड़ेगा, तुम्हारा इंश्योरेंस करना पड़ेगा। तो 4 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद जब ये परसेंटेज कम हो जाते हैं, 6 के 4 के 4 हो जाते हैं, जाओ वापिस बैठो, वापिस 25-50 लाख रुपए का जगह बन गया उसके पास में, उस पार्टी के पास में। सो बाय दिस वे हम उसको समझाते हैं कि एक्चुअल में उसकी नीड क्या है, एक्चुअल में उसकी जरूरत क्या है, राइट। सो 2 करोड़ की उसकी एक्चुअल जरूरत हमने उसको समझाई। Person whose monthly income is 1 lakh, yes,
So personal whose monthly income is rupees 1 lakh, he should insure himself for minimum 2 CR. 2 करोड़ के लिए कम से कम उसने अपने आप को इंश्योर करना चाहिए. How it works? If God forbid something goes wrong, your monthly income should continue. देखो कॉन्सेप्ट क्या है? Continuation of income, right? Actually, it is again I am saying it is basic course में एक चीज मैंने ली थी. कौन सा लिया था? That is replacement of income लिया था मैंने. समझ लीजिए, रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम का एक एडिशनल वर्जन, एक अपग्रेडेड वर्जन आप लोग के बीच में मैंने यहां पर रखा है. सो इफ गॉड फॉरबिड समथिंग गोज रॉन्ग, योर मंथली इनकम शुड कंटिन्यू टू योर फैमिली. तुम्हारा परिवार को मंथली जो आज का इनकम है वो परिवार को मिलते जाना चाहिए. दैट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम. तो देखो मैं परफेक्टली थर्ड सी के ऊपर वर्क कर रहा हूं कि कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम कैसे हो सके. इफ योर फैमिली गेट 2 CR, they can generate monthly 1 lakh income with the capital amount. 2 करोड़ के कैपिटल से सर 1 लाख रुपया वो लोग जनरेट कर लेंगे. दिस शुड बी द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ योर इंश्योरेंस. सर आपकी कम से कम जरूरत है ना वो इतने की. Now the most important part I want to discuss with you is about CDR formula. सर अभी जो मुझे आपसे डिस्कस, देखो यहाँ तक तो शायद हो सकता है कि यहाँ तक आप पार्टी को लेके भी आए होंगे कई बार. ठीक है, उसके रास्ते अलग है, थोड़ा इधर उधर घुमा के कुछ अलग पूछ के. मैंने आज आपको एक परफेक्ट एक सिस्टम दिया कि आप इसी तरीके के यही सवाल और इसी तरह के सवाल पूछो, और वो पूछते गए. अब पार्टी उसके बाद का जो प्रेजेंटेशन है ना अभी का, ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर पार्टी के सारे ऑब्जेक्शन, सारे नखरे, मैं इधर लगाऊं, ये करूंगा, वो करूंगा, ये सब चीजें यहाँ पर उसकी शुरू हो जाती है. अब यहाँ मैं कैसे समझाता हूँ अगला पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो एकदम कॉन्सेंट्रेट होके ये पार्ट को ज्यादा अभी अच्छी तरीके से, आशा करता हूँ अब तक का पार्ट भी अच्छी तरीके से आपने सुना होगा. अभी का पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से भी सुनेंगे. So now the most important part I want to discuss with you is about CDR formula. सर मैं अभी आपके साथ में एक CDR formula मैं आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ. सर हैव यू हर्ड अबाउट इट? सर आपने सुना है इसके बारे में कुछ? ना ही बोलेंगे, क्योंकि ये CDR formula कोई इकोनॉमिस्ट ने नहीं निकाला, ये CDR formula हमने निकाला हुआ है, राइट? तो जनरली कोई बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा ये मैंने सुना हुआ है. हाँ, कोई इंश्योरेंस एजेंट को पूछो आप जिसने एडवांस कोर्स किया है, तो उसको पूछो, बोलो सीडीआर फॉर्मूला हैव यू हर्ड? बोले हाँ एडवांस कोर्स में सुना है, 7C में मुकेश भाई ने लिया था. ध्यान से भी देखो, व्हाट इज सीडीआर फॉर्मूला? सर सीडीआर फॉर्मूला ये कहता है, सीडीआर फॉर्मूला सी मीन्स कंपल्शन. सी का मतलब है कंपल्शन, डी का मतलब है डिसिप्लिन, और आर का मतलब है रिजल्ट. कंपल्शन, डिसिप्लिन, रिजल्ट. कोई भी चीज आपको रिजल्ट के तौर पे चाहिए, पहले तो कंपल्शन कर दो. मैं आपको भी बोल रहा हूं, देखो आपने अपने आप में कंपल्शन कर दिया कि मुझे 100 लोगों को मिलना ही मिलना है, और अगर मुझे 30 दिन में 100 लोगों को मिलना है तो दिन के 3 से 4 लोगों को मिलना ही मिलना है. ये मैंने डिसिप्लिन बना दिया, और ये डिसिप्लिन अगर बना दिया, रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है, 100% मिलना है. आपका ध्यान रिजल्ट पे होना भी नहीं चाहिए, लेकिन ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा. तो ये सीडीआर फॉर्मूला सर ये कहता है कि कंपल्शन, डिसिप्लिन एंड रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. वी नीड एनी रिजल्ट इन लाइफ, वी शुड फॉलो दिस फॉर्मूला. कोई भी हमको रिजल्ट अगर चाहिए तो हमें इस फॉर्मूला के ऊपर में काम करना है. वी वर नॉट रेडी टू गो टू स्कूल. सर हम स्कूल में जाने के लिए, कुछ एग्जांपल दो अभी सीडीआर के. सर हम स्कूल में जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने कंपल्शन किया,
वी मेंटेन डिसिप्लिन, और स्कूल में गए तो जबरदस्ती जबरन डिसिप्लिन होती ही है, राइट, कि एक के बाद एक क्लास चलती है, बैठना पड़ेगा, उठने का नहीं, कहीं जाने का नहीं, चुपचाप बैठे रहो, ये डिसिप्लिन करवाते हैं। एंड नाउ ये हुआ, एंड नाउ वी आर एंजॉइंग रिजल्ट। आज हम क्या कर रहे हैं, जो भी हम पढ़े लिखे, आज आप मैनेजर की पोस्ट के ऊपर हो, रिजल्ट किसका है, सीडीआर का है, कंपल्शन, डिसिप्लिन एंड रिजल्ट। सेम वे इन जॉब, इन बिजनेस, इन प्रोफेशन। पढ़ाई में जो सीडीआर फॉर्मूला यूज किया, सर आज अगर आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं तो आप बिजनेस के अंदर भी यही फॉर्मूला यूज करते होंगे। कंपल्शन, जो समय बिजनेस के लिए देना है, डिसिप्लिन से देना है, और उसका रिजल्ट आप कमा रहे हो। यू आर अर्निंग लैक्स ऑफ रुपीज, राइट, आपका एनुअल पैकेज देखो सर कितना है। इवन व्हाट हैपेंस इन हाउसिंग लोन ईएमआई, सर लोन अगर है आपका, सर कोई घर का लोन है, गाड़ी का लोन है, क्या होता है मुझे बताइए सर। हमने घर लिया, लोन लिया, पैसे नहीं थे लेकिन हमने लोन लिया, लेकिन एक कंपल्शन आ गया कि मुझे रेगुलर ईएमआई भरना पड़ेगा हर महीने, कंपल्शन आ गया, इसमें ऑप्शन नहीं है, डिसिप्लिन आ गई, भरते ही हम लोग। रिजल्ट क्या हुआ, कुछ सालों के बाद घर अपना, मकान अपना, गाड़ी अपना। तो सीडीआर के मैंने एग्जांपल्स दिए, राइट, अभी पार्टी को, कि इतने एग्जांपल्स मैंने दिए। मस्ट नो द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो देखो यहाँ पर आपको समझ में आया मैंने पार्टी को ये क्यों बताया, ये पार्टी को मैंने ये चीज, ये चैप्टर क्यों लिया सीडीआर का। बिकॉज पार्टी का जनरली लाइफ इंश्योरेंस के लिए ऑब्जेक्शन क्या है मुझे बताओ। व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्शंस फॉर नॉट टेकिंग लाइफ इंश्योरेंस। लोगों को कंपल्शन पसंद नहीं है। मैं इसके पहले भी कई सेशन में, इवन बेसिक में भी कहा होगा मैंने, कि आज किसी आदमी को 2 लाख का टीवी लेना है ना, वो आंख बंद करके लेके आता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है वन टाइम है। आपने भी देखा होगा, अगर कोई वन टाइम प्रीमियम आपने किसी से मांगा होगा ना, तो वो कदाच, हो सकता है कदाच फट करके वो दे दे। लेकिन लोग लाइफ इंश्योरेंस जो लॉन्ग टर्म का 20 साल 25 साल टर्म वाला क्यों लेने के लिए तैयार नहीं है? क्योंकि उनको कंपल्शन पसंद नहीं, डिसिप्लिन पसंद नहीं। लेकिन मैं उसको ये समझा रहा हूँ कि सर इसी तरह से अगर आपको ये जो 2CR का अगर आप पॉलिसी ले रहे हो, कंपल्शन रखोगे, डिसिप्लिन रखोगे, रिजल्ट आपका रहेगा सर। इसकी जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी, रिटायरमेंट में भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आज रिटायरमेंट के अंदर में, चलो ठीक है, अगर सिर्फ टर्म पॉलिसी अगर लेते हैं 2 करोड़ का, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ 2 चीजें कवर होगी ना सर, डेथ एंड डिसेबिलिटी कवर होगी। व्हाट अबाउट रिटायरमेंट सर, रिटायरमेंट तो बाकी बचेगा। तो बेहतर ये रहेगा कि हम इसमें कितना मैक्सिमम, हम कितना सेव कर सकते, कितना पैसा हम बचा सकते, कंपल्सरी बचा सकते, बचाना पड़ेगा, ताकि ये 3 चीज, सिर्फ ये नहीं कि डेथ और डिसेबिलिटी के ऊपर ही मेरे घर में प्रॉब्लम आएगा, रिटायरमेंट में भी मेरे को तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये 3 चीज मैं पार्टी को दोहरा के सीडीआर फॉर्मूला के साथ उसको मैच कर रहा हूँ। अब मैं उसको और एक आगे का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। सर मस्ट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। सर लाइफ इंश्योरेंस का देखो इम्पोर्टेंस क्या है। सर ये जो हमारा रिस्ट है, ये हमारा जो पाम है, उसमें एक है, देखिए, आरडी, एफडी, आरडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी। ये सब जगह पे हम अपना पैसा लगाते हैं। लेकिन डू यू नो सर व्हाट इज एलआईसी? एलआईसी इज योर रिस्ट। ये आपकी रिस्ट है। अगर हाथ यहां से अलग हो गया तो इसका कोई मतलब नहीं। अगर लाइफ ही नहीं रही तो इसका कोई मतलब नहीं। कहा, मैं बिल्कुल नहीं कहता सर एफडी नहीं करो, आरडी मत करो, गोल्ड मत लो, म्यूचुअल फंड में पैसा मत डालो, प्रॉपर्टी में मत डालो, डालो ना सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये पैसे कहां से डाल पा रहे हो? क्योंकि आपकी इनकम कंटिन्यूएशन है। अगर इनकम कंटिन्यूएशन नहीं रही तो इन सब लोगों को खून कहां से पहुंचेगा?
पैसा कहाँ से आएगा? म्यूचुअल फंड के लिए, प्रॉपर्टी खरीदी के लिए, गोल्ड के लिए कहाँ से पैसा आएगा? रिस्ट है सर, ये रिस्ट इज योर लाइफ इंश्योरेंस। एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट मैं लेता हूँ, यहाँ पे लिखा है मैंने, हम पार्टी को बोल सकते हैं, सर डू यू हैव अ सेविंग अकाउंट? कौन ना बोलने वाला है? फिर उसको पूछो, जस्ट इमेजिन इट्स अ सेविंग अकाउंट और इट्स अ विड्रॉवल अकाउंट। सर नाम तो सेविंग अकाउंट है, लेकिन सच बोलना सर, ये सेविंग अकाउंट है या विड्रॉवल अकाउंट? देखना आप में से कई लोगों के चेहरे के ऊपर हंसी आई होगी कि साला बात तो सही है, हम इतने सालों से हम सेविंग अकाउंट यूज कर रहे हैं, नाम तो रखा है अच्छा सेविंग अकाउंट, हकीकत में इसका नाम होना चाहिए विड्रॉवल अकाउंट। इट इज नॉट एट ऑल अ सेविंग अकाउंट। लेट अस स्टार्ट एक्चुअल सेविंग अकाउंट विथ LIC। सर सच्चा और एक्चुअल में सेविंग अकाउंट शुरू करो LIC के साथ, ये रियल सेविंग अकाउंट है। और कैसे करेंगे सर? CDR फॉर्मूला के साथ करेंगे, कंपलसरी करेंगे, डिसिप्लिन वे में करेंगे, और इसका रिजल्ट हमको मिलना चाहिए। रिटायरमेंट में एक हैंडसम अमाउंट हमारे पास में आना चाहिए। व्हाट इज मिसिंग इन दिस CDR फॉर्मूला? अब ये CDR फॉर्मूला में भी कुछ मिसिंग है। देखो कितनी डेप्थ मारा हुआ है इस प्रेजेंटेशन के अंदर। सर व्हाट इज मिसिंग इन दिस CDR फॉर्मूला? सर ये CDR फॉर्मूला में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मिसिंग है, एंड दैट इज D फॉर डिसिप्लिन, D फॉर डिसीजन। इफ योर पेरेंट्स, सर आपके पेरेंट्स ने would have not been taken decision about your education, उन्होंने आपके एजुकेशन के लिए सबसे पहले तो मन नहीं बनाया होता, उन्होंने खुद ने डिसीजन नहीं लिया होता। अगर डिसीजन नहीं लिया होता तो आपको स्कूल में दाखिला ही नहीं कराते, सो यू वुड बी ऑन टुडेस पोजीशन। अगर आपके माता पिता ने सबसे पहले डिसीजन लिया कि मेरा बच्चे को मैं पढ़ाऊंगा, और पढ़ाऊंगा उसके बाद में कंपलसरी डिसिप्लिन वे में, और रिजल्ट आपके सामने, लेकिन CDR से पहले क्या किया उन्होंने डिसीजन लिया। तो कोई भी चीज के लिए सबसे पहले डिसीजन, इफ यू वुड हैव नॉट टेकन डिसीजन टू अर्न मनी, सर आप सोचो अगर आपने पैसे कमाने का डिसीजन नहीं लिया होता, आप धंधा ही शुरू नहीं करते, आप जॉब ही नहीं करते, आप प्रोफेशन में नहीं होते। तो सबसे पहले आज अगर आप अच्छे पैसे कमाते हो तो किस वजह से कमाते हो? बिकॉज यू हैव टेकन डिसीजन। इसके लिए आज इस पोजीशन के ऊपर में वी आर नॉट श्योर अबाउट आवर डेथ डेट। सर हमको किसी को भी हमारे डेथ का डेट हमें नहीं पता, और डिसेबिलिटी डेट का भी नहीं पता। अगर पता होता तो प्रिकॉशंस लेते, बट वी ऑल नो अवर रिटायरमेंट डेट। ये दो डेट तो पता नहीं है ना सर, लेकिन सच बोलो सर हमारा रिटायरमेंट डेट तो हमें पता है कम से कम। चलो डेथ की तैयारी ना करी, चलो डिसेबिलिटी की तैयारी ना करी, समझ सकते हैं कि डेट नहीं पता है, लेकिन रिटायरमेंट की डेट तो हमें पता है कि इस उम्र में इस डेट में मैं रिटायर्ड होना है। इसमें होता है क्या? कैन वी टेक डिसीजन फॉर आवर रिटायरमेंट प्लानिंग? क्या हम अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए और अपने इंश्योरेंस प्लानिंग के लिए और अपनी कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम के प्लानिंग के लिए क्या आज हम डिसीजन ले सकते सर? क्या आज हम फैसला ले सकते हैं? कैन वी टेक अ डिसीजन फॉर आवर रिटायरमेंट प्लानिंग? आई एम श्योर यू विल से यस। सो लेट अस मूव टू द 5th C। सर मुझे पक्का भरोसा है कि आप डिसीजन लेने के लिए आपने अभी मन बना लिया है, तो चलो सर अभी मूव करते हैं 5वें C के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। एंड व्हाट इज 5th C? सर 5th C, लेट्स टेक अ फाइनल डिसीजन विथ योर चेक। ये सारी चीजों का जितनी भी बातें मैंने बताई, जितनी भी कहानी मैंने बताई, सबका सॉल्यूशन है सर आज आपका डिसीजन, आज आपका फैसला। सर आप चेक से पेमेंट करेंगे, कैश से पेमेंट करेंगे? इस सीक्वेंस को याद करो, राइट? ऑप्शन के साथ। स्टिल नॉट डिसाइडेड, कुछ पार्टियां बोलेगी, अभी भी बोलेगी
कि यार अभी भी उतना अभी सोचना पड़ेगा, स्टिल नॉट डिसाइडेड, लेट अस सी सर, 6C सर, आप लोगों के लिए छठा सी रखा है हमने। मैंने पहले ही कहा कि एडम स्मिथ के 4C है, 5वां, छठा और 7वां हमारा C है। स्टिल नॉट डिसाइडेड, लेट अस सी सर, 6C। 6C क्या है मालूम है? डिपेंड ऑन चाइल्ड। C मतलब चाइल्ड। 5वां C क्या है? C फॉर चेक, नहीं दिया तो डिपेंड ऑन चाइल्ड। यहाँ पे एक ओरली एक स्टेटमेंट डाल सकते तो ज्यादा अच्छा है, आपको याद रहे इसके लिए मैंने लिखा है। सर पूरी सृष्टि में एक ही प्राणी अपने बच्चों के भरोसे पे बैठा है और वो मनुष्य है। जरा सोच के देखो, पूरी जीव सृष्टि में मनुष्य के अलावा कोई प्राणी बच्चे पैदा, सारी सृष्टि करती है, सब लोग बच्चे पैदा करते हैं, चाहे वो शेर हो, चाहे वो गधे हो, घोड़े हो, चाहे वो कोई भी सृष्टि में कोई भी जानवर हो, पंछी हो, चिड़िया हो, कोई भी हो, बच्चे सब पैदा करते हैं। लेकिन याद रहे, सिर्फ एक इंसान ऐसा है जो ये चाहता है कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा बच्चा मुझे पालेगा। जानवर, कोई जानवर या कोई जीव सृष्टि अपने बच्चे के ऊपर डिपेंड नहीं होता। मैं कहता हूं कम से कम इस मामले में तो ये करोड़ों जीव सृष्टि हमसे, इंसान से कई गुना अच्छा है। एक्चुअली ना, ये मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बच्चा क्यों करते मालूम है? क्योंकि उसके पीछे स्वार्थ छुपा हुआ है कि ये मुझे संभालेगा, ये मेरी केयर करेगा, ये बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, बुढ़ापे में मेरी जरूरतें पूरी करेगा। इस स्वार्थ के मारे ये मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा लल्ला हम करते रहते हैं। कोई जीव सृष्टि सब अपना अपना कर्तव्य करते हैं, अपना अपना दायित्व निभाते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं सब लोग। उसके बाद में छू मंतर, जाओ अब तुम्हारा देख लो, हम हमारा देख लो। सिर्फ एक मनुष्य ऐसा है जो ये काम करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, अगर आप उनमें बनना चाहते हैं, आप उनमें रहना चाहते तो रहिए, और आप चाहते हैं कि नहीं, ये जो करोड़ों जीव सृष्टि जो काम कर रहे हैं वो सही है और मैंने भी वैसा ही करना चाहिए, तो फिर प्लानिंग कीजिए सर। तो फिर वापस मैं 5वें सी पे चला जाता हूँ सर। अगर आपको ये अच्छा लगा तो चलो सर वापस 5वें सी पे आ जाओ, चलो चेक दे दो, अभी दे दो। नहीं माना, इसके लिए अच्छा ये सब सुनाना पड़ा, माना होता तो मैं 6 पे आता ही नहीं। सो डिपेंड ऑन चाइल्ड। फिर भी नहीं मानते हैं। If children will not take care, you have 7C। अगर बच्चे भी नहीं रखे तो फिर तुम्हारे पास 7वां C है। 7वां C क्या कहता है? डिपेंड ऑन चैरिटी। चैरिटी पे डिपेंड हो जाओ, C फॉर चैरिटी। यहां हमें वो जीवन जीना होगा जो दुनिया चाहती है, लेकिन हमें वो जीवन जीना है जो हम चाहते हैं। सब कौन सा जीवन आप जीना पसंद करोगे? दुनिया चाहेगी वैसा जीवन, दुनिया जो खाना देगी वही खाना है, दुनिया जितना खाना देगी उतना ही खाना खाना है। दुनिया बोलेगी, मतलब वृद्धाश्रम वाले बोलेंगे रात को 9 बजे के बाद लाइट बंद, बोले तो बंद। रात को 9 बजे के बाद टीवी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यहाँ मतलब चैरिटी के ऊपर अगर जिएंगे, यहाँ हमें वो जीवन जीना होगा जो दुनिया चाहती है, लेकिन हमें वो जीवन जीना है जो हम चाहते हैं। और अगर आप वो जीवन जीना चाहते हो तो सर वापस 5 पे आ जाइए। दोबारा देखो, एक मौका दे रहे हैं हम लोग, 5 पे, 6 पे, 7वें पे दोबारा वापस कहीं पर भी कोई पॉइंट पसंद आ जाता है, वापस वो चेक देने के लिए तैयार हो जाता है। सो यहाँ तक हम करें, और एक अभी भी स्टिल नॉट कन्विंस्ड, इतना समझाया। मुझे मालूम है कि आप जो लोग बैठे ना, आपको लगा होगा यार सर इतना अगर हमको कोई समझाए ना तो हम तो शर्म के मारे तुरंत निकाल के चेक दे देंगे।
लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं मानेंगे, स्टिल नॉट कन्विंस। आपके लिए 8वां सी है, आपके लिए, राइट, एजेंट दोस्तों के लिए, ये पार्टी को नहीं दिखाना, ये आपके लिए 8वां सी क्या है मालूम है? द 8th सी इज नॉट फॉर द पार्टी बट इट्स फॉर यू, एंड 8th सी इज अ कॉर्पोरेट कोर्स, इसके बाद का कोर्स आगे बढ़ना पड़ेगा, और क्या है, आगे सीखना पड़ेगा। इतना समझाया यार फिर भी नहीं मानता है, तो थोड़ा और कच्चा हूं, और पक्का होना पड़ेगा, आगे बढ़ जाओ, अगले कोर्स में आना पड़ेगा। कॉर्पोरेट कोर्स है, कमिटमेंट कोर्स है, दोनों ही देखो सी है, कॉर्पोरेट कोर्स, कमिटमेंट कोर्स, राइट। So it's true that still you have to learn hard and gain more and more knowledge. मिलेंगे, इतनी शिद्दत से समझाया। आज जो लोग सुन रहे होंगे इस प्रेजेंटेशन को, आप लोग, आपके मुंह में एक ही शब्द होगा, ऑसम सर, मार्वलस सर, जबरदस्त प्रेजेंटेशन। फिर भी लोग ना बोलने वाले लोग मिलेंगे, एक्सेप्ट करो, उस चीज को एक्सेप्ट करो, और उससे ये सीखो कि अभी भी मुझे कुछ सीखना बाकी। इसीलिए देखो हम लोग कुछ अलग अलग कोर्सेज सोचते रहते हैं। ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, उसके बाद में जो 29 और 30 तारीख को इंश्योरेंस प्रोडक्ट मास्टर लेके हम लोग आ रहे हैं। इट्स अ रियली ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, जिसके अंदर में जो सारे के सारे, मैं कह सकता हूँ, उसके अंदर अपनी जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियों के जो प्रोडक्ट्स है, आज जरा सोच के देखो, 27 कंपनी एग्जिस्टेंस